नहीं, तब ठीक ही चल रहा है, तो क्या बात है, काम तो करना ही पड़ता है, नौकरी करनी तो काम करना है। तो ऐसा है कि तुम सूट क्यों नहीं बनवा लेते? तो हमने कहा सूट बनवा लें, क्या बात है? अच्छा ठीक, बनवा लेंगे आप। बोले हमारे लिए एक नीला कुर्ता बनवाओ, आसमानी कुर्ता, आसमानी रंग का कुर्ता, वो हमारी इच्छा है। हमने बिल्कुल सूट बने रहे, आपका आसमानी कुर्ता जरूर बन जाए। ये बात हुई हमारी। और उसके दूसरे दिन ही शायद सुबह वो टॉयलेट में गए थे, ही फेल डाउन और वो उनके पूरे की हड्डी टूट गई। इमीडिएटली ज्यादा वो टिक नहीं पाया और चले गए। तो मुझे हमेशा एक मलाल सा है कि वो क्या उन्होंने, लेकिन नीला आसमान से एक सिंबलाइज भी करता है, नीले से कि नीला कुर्ता, हाँ मतलब ऊपर एक सिंबॉलिक था, क्या क्या था, प्रीमोनिशन था, क्या था, मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता क्या चीज थी, लेकिन मुझे कभी भी हमेशा याद आता है। तो मैंने उनको एक इमोशनल होने के बहुत कम ओकेजन्स देखे, उनमें से एक ये था। दूसरी पिटाई की मजेदार बात ये थी, पढ़ने के बहुत शौकीन, बहुत ज्यादा शौकीन, मतलब कोई भी चीज पढ़ने लिखने वाली चीज मिल जाए तो वो छोड़ते नहीं थे, पूरा आगे पीछे से दाएं बाएं सब जगह से पढ़ लेते। लेकिन आज तक मैंने कोई किताब उनको खरीदते नहीं देखा। आज मतलब उनके पास लॉ की एक भी किताब नहीं, सिवाय सीआरपीसी की किताब के अलावा। लॉ क्रिमिनल के बहुत बड़े लायर समझे जाते थे, लेकिन उनके पास किताबें कुछ नहीं। सब उन्होंने, क्योंकि उनकी एक बचपन से आदत पड़ गई थी, तो जिस परिवार से आए थे, गांव से आए थे, कि वहां जहां जाते थे 10-10, 8-8 कोस उनको पैदल नंगे पांव जाके पढ़ाई करते थे और दूसरों की किताबें लेके उनसे पढ़ के उनको पढ़ाते थे। तो उनकी एक आदत सी बन गई थी कि किताबों पे खर्च करने का मतलब नहीं है, पढ़ना है तो लाइब्रेरी में जाओ, नोट्स बनाओ और पढ़ लो। तो उन्हें जितना भी ज्ञान अर्जित किया, याद कर लो, मेमोराइज कर लो। उन्हें शाहनामा पूरी याद थी, उन्हें रामायण पूरी याद थी, उन्हें महाभारत पूरी याद थी, उन्हें अलिफ लैला पूरी याद थी, उन्हें क्या कहते हैं, ये आला उदल पूरी याद थी। कोई भी फोक पूछ लीजिए, कोई भी कल्चरल पूछ लीजिए, शेक्सपियर पूछ लीजिए, उनसे शाहनामा पूछ लीजिए, उन्हें किसी भी पोएट्री की बात कर लीजिए, बरबर टीम वहां पर पट सुना देंगे, फटाफट। तो वो तो कभी कभी रातों बात होते, तो चौपाई गुनगुन म्यूजिक में कहते थे, उसके अंगाज बताते। तो इस तरह से एक बचपन से और जैसे पिताजी के साथ एसोसिएशन रहा है, वो एक अतुलनीय है, मैं समझता हूँ। और अपने याद को ताजा कर रहे हैं और अपने को ही हम खुश करने की बात कर रहे हैं। वो तो चले गए, उनका मालूम नहीं कहाँ है, क्या है, जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे, लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और बड़े हमारी इच्छा है कि ये आप सब लोग अपने उनके बारे में कुछ जरूर बोले। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं जरूर उनके एक बहियामी व्यक्तित्व की, जो एक इंटेलेक्चुअल वो है, ये डिबेट्स के बारे में बता रहा हूँ। ये 1954-56 के कुछ एक्सेप्ट संविधान ने निकलवाए हैं और उस समय विधानसभा में जो स्पीचेस थी, आजकल तो लगता है कि जैसे सुनाई पड़ता है, हम लोग लोकसभा का देखते सब देते, हो गया टाइम हो गया, कीप डाउन, आंसर पढ़ने बोले चले जा रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है इशू जो ये लगे कि इरेलेवेंट है। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंटरप्रिटेशन चल रहे थे, सेंटर स्टेट की बातें हो रही थी, फेडरलिज्म की या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें हो रही थी। सब बातों में यूनिवर्सिटी एक्ट पे कुछ बात है, टॉलरेंस पे कुछ बात है, जो आजकल बहुत ही रिलेवेंट है। वो उन पे पिताजी ने अपने कमेंट्स किए हैं। और बहस किससे होती थी? उसमें पीएसपी एसएसपी पार्टी थी, नारायण दत्त तिवारी और राजनारायण जैसे नेता दिग्गज, और इस तरफ पिताजी अपनी तरफ से अपनी बात कर रहे हैं। तो आप एक दूसरे का वो है, तो मैं कुछ सिर्फ एक्सपर्ट बता रहा हूँ। एक उनका वो है कि यूनिवर्सिटी का ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई बिल था, और उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं जाता, काफी देर हो जाएगी। तो पिताजी क्या कहते हैं, उसमें बताते हैं, माननीय तिवारी जी ने जनसाधारण के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते हुए कुछ चंद एरिस्टोक्रेटिक लोगों के इंटरेस्ट पे एक बहस आरंभ की है, जो मेरे ख्याल में यदि माननीय तिवारी जी इस पॉइंट से उसको सोचते तो बात ही उठा नहीं सकते। ये सोशलिस्ट के लिए बात शुभा नहीं है, और नारायण तिवारी पीएसपी में ये सोशलिस्ट के लिए बात शोभा नहीं है। हाँ, राजा साहबान की बात की तरफ से ऐसी बात हो तो उनको शोभा दे सकती है, लेकिन सोशलिस्टों की तरफ से ऐसा प्रस्ताव का आना, उनका ऐसे भ्रमजाल में पड़ना जैसे माननीय तिवारी जी आज पढ़े हैं, समझ में नहीं आता। अब आगे लिखते हैं, अब उसने कहा कि जो एफिलिएटेड कॉलेज होंगे उससे उनका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। तो उसमें क्या कहते हैं, अब सिर्फ बात ये रह जाती है कि एफिलिएटेड कॉलेज का स्टैंडर्ड गिर जाएगा और आप यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र से कहूंगा कि इसको आप दूसरे तरीके सोचें।
कि एफिलिएटेड कॉलेज का स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के साथ आने से ऊंचा हो जाएगा, आप यही क्यों कहते हैं उसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा? आप उल्टे ढंग से ना सोचिए, लॉजिक को कायदे से दूसरे तरीके से इस्तेमाल करिए। एक अच्छे और नेक आदमी के साथ बुरा आदमी अच्छा क्यों नहीं बनेगा? बड़ी फंडामेंटल बात करिए, एक अच्छे और नेक आदमी के साथ बुरा आदमी अच्छा क्यों नहीं बनेगा? वो नेक और अच्छे आदमी को बुरा ही बना लेगा, ऐसा सोचता ही क्या ठीक है? शिक्षित के साथ रहने से अशिक्षित भी शिक्षित क्यों नहीं हो जाएगा? मैं समझता हूं बजाय शिक्षित के शिक्षित होने के वो अशिक्षित ही शिक्षित होगा और उस शिक्षित व्यक्ति से फायदा उठा लेगा और अकलमंद हो जाएगा। तो इस तरह का उनका वो था। पॉजिटिव किसी ने कहा कि एफिलिएटेड कॉलेज का अगर वो स्टैंडर्ड नहीं तो क्या करेंगे? वो कहते हैं जिनका स्टैंडर्ड होगा अच्छा होगा उनको एफिलिएशन देगी, और अगर गिरा हुआ तो उनको नहीं दिया जाएगा। उसमें क्या बात है? तो फिर परेशानी का सवाल है, तमाम का मौका तो दीजिए। तिवारी जी का कहना है यूनिटरी रखे कि फेडरल रखें, और बीच की घसपस ठीक बेकार की परेशानियां हैं। अब एक नया कंसेप्ट भी दे रहे हैं पिताजी से, पीपल्स यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो शायद ही कभी आपके सामने आए। इसलिए मैं कहता हूं कि पीपल यूनिवर्सिटीज बनाइए। और पहले जमाने में जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह थी, उस जमाने में अब एरिस्टोक्रेटस की यूनिवर्सिटी थी, अब वो बात नहीं रही। ये पीपल्स यूनिवर्सिटी है और जरूर कंट्रोल करती सकती है। हम चाहते हैं कि ठीक ढंग से डेमोक्रेसी में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए जैसी हम उसको बनाए और नियंत्रण में रखें। एक आजकल जो फासिस्ट वर्सेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसके लिए पिताजी कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीच में पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आखिरी कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा और कदम हमारा उठ ही नहीं सकता। हमारी प्रजातांत्रिक सरकार है और हमारी जो दिक्कतें हैं उनको हल करने के लिए श्री राज नारायण जी को एक विशेष दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सरकारें दो तरह की होती है, और दो तरह से वो अपनी मुश्किलें सुलझाती हैं। एक सरकार तो होती है जो फासिस्टवादी सरकार कहते हैं, और दूसरी सरकार को आजकल है प्रजातंत्रवादी सरकार। फासिस्टवादी सरकार जिस वक्त अपने देश में कल्याणकारी राज बनाना चाहती है तो उसके लिए अपना बड़ा आसान तरीका है कि वो है कि बिना इस बात की ख्याल किए कि पब्लिक क्या चाहती है या नहीं चाहती, जिनको हम गवर्न करते हैं उनकी मर्जी है या नहीं, वो अपना काम कर डालती है। और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत ही जल्दी ऐसे काम खत्म करके दिखा देती है जो कि और सरकारें नहीं कर पाती। लेकिन प्रजातांत्रिक सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सामने एक बड़ी मुश्किल पड़ती है कि वो ये है कि ऐसी गवर्नमेंट को हर समय सोचना पड़ता है कि जो कदम वो गवर्नमेंट उठा रही है उसमें पब्लिक की रियाया की स्वीकृति शामिल है कि नहीं। अगर उस एडवांसमेंट में, उस उन्नति में उसकी रियाया की स्वीकृति शामिल नहीं है तो उस कदम को भी सरकार नहीं उठा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कदम प्रजातंत्रवादी सरकार में उठेगा वो कॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस नहीं होगा। यही अंतर है फासिस्ट और प्रजातंत्री सरकारों में, और इसी कारण हम उनके इन दोनों सरकारों के कामों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। प्रजातंत्रवादी सरकार की गति बहुत धीमी और फासिस्टवादी सरकार की गति बहुत तेज दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके साथ ही हम एक और भेद है, जो फासिस्टवादी सरकार है यद्यपि बड़ी तेजी के साथ प्रोग्राम को पूरा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो दो प्रकार की पब्लिक पैदा करती है, एक बारबेरियंस और दूसरे रोमन्स। एक तो जो कॉन्शियस नहीं होते और नहीं जानते, और दूसरे जो कॉन्शियस होते हैं ना। ये सब जो है हमें रेलेवेंट क्यों है? चाइना वर्सेस इंडिया एक हमेशा कंपटीशन रहता है कि चाइना कहाँ एक उड़ान पुल जो है वहां पे 15 दिन में बन जाता है, 4 किलोमीटर की उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया 3 महीने में। यहाँ पर एक 15 फीट का फ्लाईओवर बनाने में 3 साल लग जाते हैं, उसमें भी तो ये कंपेरिजन हमेशा करा जाता है। उस समय भी ये बात थी, तो एक अंतर समझने की बात है उस समय की सूझ और समझ के हिसाब से, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन यंग था, नया था, इंटरेस्टेड हो तो एक इंटॉलरेंस पे इंटॉलरेंस पे कह रहे हैं तो बाहर से सुने, मतलब कहीं चले उठ के। ये कि एटली ने एक बड़े जोर से एक बात कही थी, और बात ये थी कि अंग्रेजी में है, वो भी सुन रहे थे। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज टॉलरेंस। सहिष्णुता जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं ये समझ नहीं सकता कि सदन के सामने अध्यक्ष महोदय जिस समय के हम किसी को बेईमान कहें, बदमाश कहें, तरह तरह की गालियां दें, तो वो सहिष्णुता हो सकता है राजनारायण जी ने अपनी स्पीच में कुछ कहा हो, उन्होंने बोला हो, सहिष्णुता और नहीं हो सकती। तो ये तो दूसरी बात रही। लेकिन चूंकि माननीय राजनारायण जी ने इनके व्याख्यान को बड़ा प्रभावशाली बताते हुए और उसको अनुकरणीय भी बतलाया था, तो इतना मैं उनसे निवेदन करूंगा, कम से कम जो उनका भाव था
उसका एसेंस था, उसको तो मान लें। और जिस वक्त हम सदन के सामने बात कहते हैं उस वक्त कटु आलोचना भी करें तो भी सहिष्णुता के साथ। सहिष्णुता केवल गवर्नमेंट के लिए नहीं है बल्कि अपोजिशन के लिए भी है, प्रत्येक मेंबर के लिए है। ये तो वाइड है बात थी अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने प्रस्तुत की, फिर आगे बात करते हैं। अब सर्विस वर्सेस वॉलंटरी रहेगी, वो सारा वही कंट्रोल करेगा उस पर, रिक्रूटमेंट पे और उनके डिसमिसल वगैरह पे, या फिर दे विल बी गवर्न बाय गवर्नमेंट रूल्स, ऐसा कुछ था। तो इसी पे है वो जो प्रोविंस का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस सर्विस की नियुक्ति नहीं